पढ़ने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है तो उस पर कौन कौन से बल आरोपित होते हैं, किस प्रकार वो गति करता है और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो लाइनें दिखाई गई हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये जो समांतर रेखाएं बताई गई हैं ये समांतर रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं, क्योंकि इनके बीच की जो स्पेसिंग है, बीच का जो अंतराल है वो बराबर है। और एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जब द्विध्रुव को इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो जैसा कि ये चित्र में दिखा रखा है, ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। यहाँ मान लेते हैं ये सी बिंदु है। द्विध्रुव को इस प्रकार रखा गया है कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जबकि द्विध्रुव इस डायरेक्शन में रखा गया है, ऐसे रखा गया है, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। अब ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। इस तरफ -q आवेश है और इस तरफ +q आवेश है। अब जब इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो हमें पता है कि द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है और जिनके आवेश एक पर ऋणावेश होता है और दूसरे पे धनावेश होता है। और हमें पता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमेशा धनावेश निकलती हैं, यानी कि इस तरफ धनावेश होना चाहिए और ऋणावेश की तरफ चलती हैं या ऋणावेश पर टर्मिनेट होती हैं, खत्म होती हैं। तो हम मान सकते हैं कि इस तरफ क्या होगा? कोई ऋणावेश होगा। अब ये ऋणावेश है और इस तरफ हम लेके चल रहे हैं कि ये धनावेश है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे खत्म होती हैं। तीर ही बता रहे हैं कि धनावेश से निष्कासित हो रही हैं और ऋणावेश पे खत्म हो रही हैं। तो हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस धनावेश से निकल रही हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ये रहेगी। इस डायरेक्शन ये रहेगी। तो ये जो आवेश ऋणात्मक आवेश है, -q आवेश है, इस पर इसके कारण क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, जो कि किस दिशा में लगेगा? इसकी दिशा में लगेगा। जो ये एरो प्रदर्शित कर रहा है, ये एरो प्रदर्शित कर रहा है कि इस आवेश -q आवेश पर बल इस तरफ लगेगा, जबकि +q आवेश पर बल इस तरफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इस तरफ प्लस धनात्मक आवेश है, धनावेश है, और धनावेश से क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। और दूसरी तरफ इस तरफ हम ऋणावेश लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऋणावेश ही है। ऋणावेश धनावेश से क्या होता है? आकर्षित होता है। तो इस पे क्या लगेगा? इस तरफ बल लगेगा। अब इस बल को हमने मान लिया कि ये बल है F1 इज इक्वल टू -q E, जहां E क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ठीक इसी प्रकार यहां पे F2 इज इक्वल टू +QE आएगा। तो ये दो प्रकार के बल इस द्विध्रुव पर आरोपित हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों बलों के प्रभाव में ये द्विध्रुव स्थानांतरणीय गति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही होती और इन दोनों में से कोई बल ज्यादा होता, तो द्विध्रुव उस डायरेक्शन में गति करता। लेकिन इनके परिमाण बराबर हैं, लेकिन प्रकृति विपरीत है। इस कारण से यहाँ -q है। और इनकी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, फोर्स की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है,
वो अलग अलग है। इस कारण से ये क्या करता है, इस विद्युत क्षेत्र में घूमता है, इस पे एक बलागुण कार्य करता है। अब अपने को पता है कि F1 जो हमारे पास है वो माइनस क्यू ई है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार जो F2 है, ये F1 क्या है, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल है, माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, वो क्या होगा F1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, F2 इज इक्वल टू क्यू ई होगा, F2 इज इक्वल टू क्यू ई होगा, इक्वेशन नंबर ए सेकेंड। तो इन दोनों आवेशों के कारण, इन दोनों बलों के कारण इस द्विध्रुव पर परिणामी बल आरोपित होगा, क्योंकि जब बहुआवेश से निकाय होता है तो उसका परिणामी बल निकाला जाता है, वो उस पे सिद्धांत कौन सा लगाया जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से F परिणामी बल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी बिंदु पर लगने वाला विद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण उस पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड प्रदर्शित कर रही है। इक्वेशन नंबर थर्ड ये बता रही है कि द्विध्रुव पर अलग अलग बल आरोपित हो रहे हैं, एक F1 है, एक F2 है, और इसके कारण परिणामी जो बल होगा ये होगा। अब इन F1 में F2 के मान हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से रख देते हैं, तो F वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो ये क्यू ई वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में और या उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो हमने यहाँ लिखा F1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस, और F2 की जो वैल्यू हमारे पास क्यू ई वेक्टर है, जिससे हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अर्थात जब द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो वह स्थानांतरणीय गति नहीं करता है। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4 यही प्रदर्शित कर रही है कि यदि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वह स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा। इससे आगे तो इस पे कौन सा बल लगेगा, स्थानांतरणीय गति नहीं करेगा तो और कौन सी गति करेगा वो जानना चाहते हैं हम। तो क्या करेगा, अपने को पता है कि जो द्विध्रुवाघूर्ण है उसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, और ये विद्युत क्षेत्र अपना प्रभाव इस पे दिखाता है और इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। और अब जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा तो इसका मतलब है ये अपनी जगह पे घूमेगा, यानी कि इसमें कौन सी गति होगी, घूर्णन गति होगी, स्थानांतरणीय गति नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इसकी क्या होगी, घूर्णन गति होगी। और घूर्णन गति के अंतर्गत, घूर्णन गति में इस पे बलाघूर्ण आरोपित होगा,
बल आघूर्ण तो आरोपित होगा, जो कि बल इंटू बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बल एवं बल की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो बल हैं, एक तो ये बल और दूसरा इधर ये जो बल आरोपित हो रहा है, ये बल और ये बल, इन दोनों के बलों के बीच की, ये ज्वाइनिंग है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग फोर्स की जो है, उनके बीच की लंबवत दूरी, ये बलों के बीच की घूर्णन अक्ष से दूरी या बलों के बीच की लंबवत दूरी हम इसको कह सकते हैं। तो टो इज इक्वल टू एफ, चाहे F1 लिख दो, F2 लिख दो, इन दोनों की जो वैल्यू है इक्वल आएगी। तो हम एक बार F1 लिख देते हैं, या F ही लिखो, F0 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, F ये 0, दोनों ही इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए F0 इंटू बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी, ये बल और इस बल के बीच की सीधी दूरी जो है वो ये है, जिसको हम किससे लिखेंगे, BC से। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं फिफ्थ। त्रिभुज ABC में, ये हमारा त्रिभुज है ABC, और त्रिभुज ABC में देखो, इसके साथ हमने रिलेशन देखना है। तो हमारे पास आएगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AB इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण बराबर साइन थीटा। इसी से हमारे पास आ जाएगा BC की वैल्यू हमारे पास आएगी AB साइन थीटा, और AB हमारे पास क्या है, 2a के बराबर है। हमें पता है कि द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2a के बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 6 है। और चूंकि हमें ये पता है कि F0 की जो वैल्यू है वो QE के बराबर है, ये मैग्नीट्यूड है बल का, यहाँ पे जो विद्युत बल आरोपित हो रहा है उसका परिमाण है, दिशा की बात नहीं कर रहा है इसमें यहाँ। तो हमारे पास आ जाएगा ये जो मान है, ये और ये दोनों मान इसमें रखने पे, समीकरण 5 में रखेंगे। तो समीकरण 5 में रखने पर हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी, और ये नई इक्वेशन ही हमें नए रिजल्ट बताएगी। तो इज इक्वल टू F0 की वैल्यू हमारे पास QE है इनटू, और BC की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2a और q को इकट्ठा लिख दें, 2a q इंटू E साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है, इक्वेशन नंबर 7 नंबर इक्वेशन है। ये हमारा 2 है, ये याद रखना भाई, ये 2 लिखा था। अब टो इज इक्वल टू यहाँ टो वेक्टर ही लिखें, टो वेक्टर इज इक्वल टू 2qa चूंकि हम जानते हैं कि 2aq जो किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है।
जिसको हम P से लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा P E साइन थीटा, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, टो इज इक्वल्स टू P E साइन थीटा आ जाएगा, और टो वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा। जहां टो वेक्टर क्या है, बलागुणन क्या है, एक ध्रुवीय अक्षीय सदिश है, और अक्षीय सदिश होने के कारण जिस तल में ये द्विध्रुव घूम रहा है उस तल के लंबवत अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है, इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि टो वेक्टर की जो दिशा होगी, बलागुणन की जो दिशा होगी, या तो इस तरफ होगी, इस तल के लंबवत इस तरफ, या अंदर की तरफ होगी। इक्वेशन नंबर 8। अब हम इसकी बात करते हैं कि यदि कोण चेंज कर दिए जाए, कोण बदल दिए जाए, यानी कि विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में हम बात कर रहे हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि P वेक्टर जो है पैरेलल है E वेक्टर की। ये कंडीशन क्या बता रही है कि थीटा बराबर 0, यानी कि ये थीटा 0 है, का मतलब है कि ये P जो है यहाँ है, इसी लाइन में है, इसी लाइन में है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस लाइन में आने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अब इक्वेशन जो 7 आई थी, हमारे पास आई थी, टो वेक्टर इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम लिख सकते हैं टो वेक्टर इज इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री, टो वेक्टर इज इक्वल टू पी ई इंटू 0, टो वेक्टर इज इक्वल टू 0। अर्थात जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में स्थित हो, तो उस पर किसी प्रकार का बलागुणन काम नहीं करेगा। अगर वो किसी एंगल पर है तो ही इस पे बलागुणन काम करेगा, अन्यथा बलागुणन काम नहीं करेगा। तो यह जो स्थिति है द्विध्रुव की स्थायी स्थिति कहलाती है, स्थायी स्थिति कहलाती है। क्या होती है, द्विध्रुव की ये स्थायी स्थिति कहलाती है, मतलब ये स्थायी अवस्था होती है इसकी। इसके बाद में बात करते हैं कि यदि थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू E वेक्टर हो, तब क्या हो सकता है, तब होगा टो वेक्टर इज इक्वल टू P टो इज इक्वल टू P E साइन थीटा। टो की वैल्यू निकाल रहे हैं, टो वेक्टर, टो इज इक्वल टू पी ई साइन 90 डिग्री, का मतलब है कि जब द्विध्रुव ऐसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पे है, तब क्या होगा भाई, तब होगा टो इज इक्वल टू पी ई साइन, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ 1 रख देंगे
तो जो टो होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब बदलागुण जो लगेगा वो अधिकतम लगेगा, और बदलागुण अधिकतम लगेगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी। अस्थायी अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी अवस्था। तीसरी कंडीशन हमारे पास, यदि थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री हो, का मतलब है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो ये रहेगी ई वेक्टर, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस तरफ रहेगी ई वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि ऐसे रख तो दिया, लेकिन स्थायी संतुलन की अवस्था जब होती है तब माइनस जो आवेश, ऋणात्मक आवेश इस तरफ, धनात्मक आवेश इस तरफ होता है, और जब 180 की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? इस तरफ आ जाएगा, +2 इस तरफ, -2 इस तरफ आ जाएगा। तो हम कर रहे हैं टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टो इज इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री। टो इज इक्वल टू PE साइन इसकी जो वैल्यू होती है साइन 180 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये 0 आएगी। तो इज इक्वल टू 0। इस स्थिति में भी जब कंडीशन ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है और द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा ये है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, और दोनों के विपरीत दिशा में होने के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे किसी प्रकार का बलाघूर्ण आरोपित नहीं होता है, और यह स्थिति अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है, जबकि जो पहला केस था जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था, तो वो कहलाती है स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो आज के लिए बहुत है इतना, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।